आप उस अंतरिक्ष यान भटकते शहर की फर्श से छत तक की विशाल खिड़की के पास खड़े हैं, जिसे आप और कुछ 100 अन्य लोग पिछले 12 सालों से अपना घर मान रहे हैं। आप एक दिलचस्प वस्तु को अपने अंतरिक्ष यान के पास आते हुए देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये यात्रा और आपकी जिंदगी का अंत ले आएगी। वो दिखने में तो एक क्षुद्र ग्रह जैसा है, लेकिन व्यवहार किसी धूमकेतु की तरह कर रहा है, जैसे कोई चीज उसे धकेल रही हो। क्या ये किसी दूसरी अंतरिक्ष सभ्यता द्वारा बनाया गया इंजन हो सकता है? क्या आप बर्बाद होने वाले हैं, या फिर किसी अलग तरह की बुद्धिमत्ता से संपर्क करने वाले हैं? अब इस प्रलय की बाकी कल्पना को छोड़ते हैं और इन अंतरिक्ष आक्रमणकारियों, जिन्हें डार्क कॉमेट्स कहा जाता है, पर करीब से नजर डालते हैं। सबसे दिलचस्प सवाल तो यही है कि आखिर इन्हें चलाता क्या है। सबसे अधिक संभावना है कि इन अंतरिक्ष वस्तुओं की सतह से कोई गैस या पदार्थ बाहर निकल रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि हाल तक किसी को यह भी यकीन नहीं था कि ये वास्तव में मौजूद हैं। पहला डार्क कॉमेट कुछ ही साल पहले खोजा गया था और तब से लेकर अब तक शोधकर्ताओं ने ऐसे 14 डार्क कॉमेट्स की पहचान की है, जिनमें से 7 हाल ही में मिले हैं। डार्क कॉमेट्स की कहानी 2016 में शुरू हुई, जब वैज्ञानिकों ने 2003 RM नामक एक क्षुद्र ग्रह में कुछ अजीब देखा। उसकी कक्षा वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। उसकी कक्षा में थोड़ा सा बदलाव आ गया था और कोई भी उस बदलाव को सामान्य क्षुद्र ग्रह व्यवहार से नहीं समझा सका, जब सूर्य की रोशनी असमान रूप से क्षुद्र ग्रह को गर्म करके हल्का सा धक्का देती है। इसके बजाय इस गति से ये संकेत मिला कि 2003 RM शायद कोई पदार्थ छोड़ रहा था, जैसा कि अक्सर धूमकेतु करते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच था। वो चीज धूमकेतु जैसी दिखती ही नहीं थी। उसके पास कोई पूंछ नहीं थी, न ही कोई दिखाई देने वाला गैस का बादल। वो तो बस एक छोटा सा रोशनी का बिंदु था, जैसे कोई सामान्य क्षुद्र ग्रह। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि 2003 RM बस एक अनोखी पहेली है, लेकिन 2017 में एक दूरबीन ने एक और अजीब वस्तु देखी, जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आई थी। वो था ओमुआमुआ। ये भी एक क्षुद्र ग्रह जैसा दिखता था, लेकिन इसका रास्ता ऐसे बदल रहा था जैसे इससे गैस निकल रही हो। ओमुआमुआ और 2003 RM के बीच की समानताओं ने शोधकर्ताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ऐसी और भी अजीब वस्तुएं बाहर मौजूद हैं। 2023 तक हमारे सौर मंडल में ऐसी 7 और वस्तुएं खोजी जा चुकी थी। इन खोजों के आधार पर इस नई तरह की वस्तु को डार्क कॉमेट्स नाम दिया गया। अब वैज्ञानिकों के पास इतना डेटा है कि वे पैटर्न देखना शुरू कर सकते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में और जान सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने डार्क कॉमेट्स के 2 मुख्य समूहों की पहचान की है। पहला समूह, जिसे आउटर डार्क कॉमेट्स कहा जाता है, आकार में बड़ा होता है, जिनका आकार सैकड़ों फीट से भी ज्यादा हो सकता है। ये लंबी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जो पारंपरिक धूमकेतुओं के समान हैं, जो बृहस्पति के पास के क्षेत्रों से आते हैं। दूसरा समूह इनर डार्क कॉमेट्स आकार में छोटा होता है। आमतौर पर इनका व्यास कुछ दर्जन फीट का होता है। ये धूमकेतु लगभग गोलाकार कक्षाओं में चलते हैं और सूर्य के करीब रहते हैं, जैसे पृथ्वी, शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों के पास। इन दिनों मुख्य सवाल ये है, डार्क कॉमेट्स कहाँ से आते हैं? क्या ये बड़े पिंडों के अवशेष हो सकते हैं जो टूटकर बिखर गए थे? ये अंतरिक्षीय पिंड हमें सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद कर सकते हैं। क्या होगा अगर इन्होंने ही प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन के घटक पहुंचाए हों? एक बार जब हम डार्क कॉमेट्स का बेहतर अध्ययन करेंगे, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या इनमें बर्फ या जैविक यौगिक जैसे पदार्थ मौजूद हैं। और वास्तव में कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि डार्क कॉमेट्स में बर्फ हो सकती है, या पहले कभी थी, और इन्होंने पृथ्वी पर पानी लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ अध्ययनों के अनुसार क्षुद्र ग्रह पट्टी में मौजूद कुछ क्षुद्र ग्रहों, जो मंगल और बृहस्पति के बीच चट्टानी मलबे से भरा क्षेत्र है, की सतह के नीचे बर्फ हो सकती है, और ये बर्फ क्षुद्र ग्रह पट्टी से निकलकर पृथ्वी के पास के अंतरिक्ष में आ सकती है। दूसरे शब्दों में, यह पृथ्वी तक पानी पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। अब तक कोई ये नहीं कह रहा है कि डार्क कॉमेट्स ने निश्चित रूप से पृथ्वी पर पानी पहुंचाया, लेकिन वे सौर मंडल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बर्फ ले जाने का एक और तरीका हो सकते हैं। अध्ययन में डार्क कॉमेट्स और एक समूह, जिसे जुपिटर फैमिली कॉमेट्स कहा जाता है, के बीच संबंध का भी संकेत मिलता है। ये वे धूमकेतु हैं जिनकी कक्षाएं बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, जो अक्सर उन्हें सूर्य की ओर खींच लाती हैं। ये संबंध ये समझना और भी कठिन बना देता है कि डार्क कॉमेट्स कहां से आते हैं और वे कैसे व्यवहार करते हैं। अब आइए क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बीच के अंतर को और करीब से देखें। पारंपरिक क्षुद्र ग्रह वे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के अपेक्षाकृत करीब कक्षा में रहते हैं, आमतौर पर बर्फीली रेखा के भीतर। ये क्षेत्र सूर्य के इतना करीब है कि क्षुद्र ग्रह की सतह पर मौजूद कोई भी बर्फ सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगी, जिससे केवल चट्टान ही बचती है। धूमकेतु इसके विपरीत बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर बनते हैं। जब वे आंतरिक सौर मंडल के पास आते हैं, तो उनकी बर्फ भी ठोस से गैस में बदलने लगती है, जिससे एक दिखाई देने वाला बादल बनता है, जिसे कोमा या पूंछ कहा जाता है। और इसी दौरान धूल और गैस भी निकलती है।
डार्क कॉमेट्स इन परिभाषाओं को धुंधला कर देते हैं। वे बिना कॉमा या पूंछ के चट्टानी क्षुद्र ग्रह जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार धूमकेतुओं जैसा होता है, जैसे कि छोटी गुरुत्वाकर्षण रहती तेजियां। ये तेजियां तब होती हैं जब बर्फ गैस में बदलती है, जिससे वस्तु को हल्का सा धक्का मिलता है। 7 ज्ञात डार्क कॉमेट्स का विश्लेषण करने के बाद खगोलविदों ने अनुमान लगाया कि सभी निकट पृथ्वी वस्तुओं में से आधा प्रतिशत से लेकर 60% तक इस रहस्यमयी श्रेणी में आ सकते हैं। और चूंकि डार्क कॉमेट्स संभवतः क्षुद्र ग्रह पट्टी से आते हैं, इसलिए पट्टी के उन क्षेत्रों में भी बर्फ के मौजूद होने की संभावना है जिन्हें पहले बहुत गर्म माना जाता था। अब डार्क कॉमेट्स जैसे निकट पृथ्वी वस्तुएं हमेशा एक ही कक्षा में नहीं रहती। निकट पृथ्वी का वातावरण अस्थिर है और वस्तुएं आमतौर पर वहां लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन वर्षों तक ही रहती हैं। चूंकि सौर मंडल की उम्र 4 अरब 50 करोड़ 4.5 बिलियन वर्षों से भी अधिक है, इसका मतलब है कि जो निकट पृथ्वी वस्तुएं खो जाती हैं, उनकी जगह लगातार नई वस्तुओं को आना पड़ता है। अब खगोलविदों ने कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके ये सिमुलेट किया है कि गैर गुरुत्वाकर्षणीय तेजियों के प्रभाव में वस्तुएं कैसे चलती हैं। उन्होंने इन वस्तुओं के रास्तों को 1 लाख वर्षों की अवधि में ट्रेस किया है और पाया कि कई वस्तुएं उन्हीं क्षेत्रों में पहुंच गईं जहां आज हमें डार्क कॉमेट्स मिलती हैं। अब क्या आपको वो स्पेस रॉक 2003 RM याद है, जिसे पहली बार डार्क कॉमेट कहा गया था? तो इसने एक खास दिलचस्प सुराग दिया। इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा इसे पृथ्वी के पास लाती है, फिर बृहस्पति के पास ले जाती है और फिर से पृथ्वी के पास लौट आती है। ये मार्ग वही है जिसकी वैज्ञानिक बृहस्पति परिवार की धूमकेतु से अपेक्षा करते हैं, यानी ऐसी वस्तु जो अपनी मूल कक्षा से अंदर की ओर धकेल दी गई हो। हालांकि अध्ययन किए गए अधिकांश अन्य डार्क कॉमेट्स ऐसा लगता है कि वे क्षुद्र ग्रह पट्टी के भीतरी क्षेत्रों से आए हैं जो मंगल के करीब हैं। डार्क कॉमेट्स अक्सर छोटी होती हैं और तेजी से घूमती हैं। खगोलविद अक्सर इन्हें गंदे बर्फ के टुकड़े कहते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं चट्टान और बर्फ का मिश्रण होती हैं, और जब ये बर्फ की सीमा को पार करती हैं तो इनकी बर्फ गैस में बदलने लगती है। ये प्रक्रिया न केवल उन छोटी गुरुत्वाकर्षण रहित त्वरणों का कारण बनती है, बल्कि इनके घूमने की गति भी बढ़ा देती है। और जितनी तेज ये वस्तुएं घूमती हैं, उतनी आसानी से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं। जो टुकड़े टूटकर अलग होते हैं, उनमें भी बर्फ होती है, और जैसे जैसे वे और तेज घूमते हैं, वे और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आपके पास बहुत छोटे तेज घूमने वाले वस्तुएं नहीं बच जाती। ये विखंडन चक्र समझाने में मदद करता है कि डार्क कॉमेट्स अक्सर इतने छोटे क्यों होते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इनकी संख्या हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा है। डार्क कॉमेट्स पर किया गया शोध सौर मंडल में बर्फ के वितरण और उसके पृथ्वी के पास के वातावरण में पहुंचने के संभावित रास्तों के बारे में नई जानकारी देता है। ये कुछ दिलचस्प सवाल भी उठाता है। उदाहरण के लिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी में कितनी बर्फ छुपी हुई है, या क्या डार्क कॉमेट्स ने पृथ्वी पर पानी या जैविक पदार्थ पहुंचाने में कोई भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि डार्क कॉमेट्स पृथ्वी के पास की वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये सच साबित होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि पृथ्वी के पास की वस्तुओं की जनसंख्या और हमारे ग्रह के लिए उनके संभावित खतरों की हमारी समझ अभी अधूरी है। डार्क कॉमेट्स को आकार देने वाली प्रक्रियाएं, जैसे कि सब्लिमेशन से लेकर विखंडन तक, पूरे सौर मंडल में बर्फीली वस्तुओं के विकास में एक प्रमुख कारक हो सकती है। खुशकिस्मती से आजकल वैज्ञानिकों के पास उन्नत मॉडलिंग को प्रेक्षणों के साथ जोड़ने का मौका है, जिससे वे उन बेहद रहस्यमय वस्तुओं की श्रेणी पर रोशनी डाल सकते हैं जिनमें पृथ्वी पर पानी और जीवन के इतिहास के सुराग छिपे हो सकते हैं।